दीपक मलिक आ गए। डॉक्टर भरत रावत सर इंदौर से हैं और मेदांता हॉस्पिटल में सर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ एमडी मेडिसिन एंड डीएम मेडिसिन जुड़े हुए हैं। सर मेडल्स और इतनी चीजें हैं कि अपने पास एक लैपटॉप ले रही हूँ और बहुत, जिससे मैं खुद मोटिवेट हुई। सर मैराथनर भी हैं जिनने 93 हाफ मैराथनर वन फुल मैराथन ये सर ने किया हुआ है। ऑथर 3 बुक्स ऑथर टॉक शोज सर के हो चुके हैं, जिसमें सर ने टेडेक्स पर भी टॉक दिया है और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं सर। और सर का एक बहुत सुंदर क्लब है, 2 क्लब है एक्चुअली, इंडोर हार्ट क्लब जिसमें 17,000 मेंबर्स हैं और बुक रिव्यू क्लब जिसमें सर बहुत सुंदर सुंदर बुक्स के रिव्यूज पोस्ट भी करते हैं, हम लोग को इनवाइट भी करते हैं, कभी हम जा भी पाते हैं पर्सनली और बहुत कुछ सर से सीखते हैं। और आगे आप लिस्ट एक देख रहे हैं जो सबको मैंने पर्सनली भी शेयर करी है कि सर के पास इतने मेडल्स, इतने अवार्ड हैं सर की इस सुंदर जीवन शैली की वजह से, इस गुण की वजह से। और सर हम आपसे आज यही रिक्वेस्ट और उम्मीद करते हैं कि सर कृपया आप हम सबको मोटिवेट करें और आगे का मैं कार्यक्रम आपको माइक खोलने के लिए अनुरोध करती हूँ सर। थैंक यू डॉक्टर पूनम, थैंक यू स्वाति जी। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग। आपको फिटनेस के ऊपर अपन बात करेंगे, एक्सरसाइज फिटनेस पे बात करेंगे। तीसरा हम आपसे बात करेंगे थोड़ा सा डाइट के बारे में, लेकिन डाइट तो डॉक्टर पूनम आपको ज्यादा अच्छी समझा पाएंगी और मैं अपना जो वो है पर्सपेक्टिव वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में मैं आपको थोड़े से मन से संबंधित बातें बताना चाहूंगा। चलिए आइए तो 4 चवन्नियां शुरू करते हैं पहली चवन्नी से, है ना। 4 चवन्नी से 1 रुपया बनेगा। तो पहली चवन्नी हमारी आज की दोस्तों मैं फेंक रहा हूं और यह है इससे संबंधित लक्षण और जांचों के बारे में आपका क्या जानना उचित है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पहले तो आप ये जानें कि सारे छाती के दर्द दिल से संबंधित नहीं होते, ठीक है। तो ऑल चेस्ट पेन्स आर नॉट हार्ट पेन। मेरे पास सुबह से शाम तक मरीजों की कतार होती है, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरा हार्ट में पेन हो रहा है। मैं कहता हूं जी पहले तो आप ये बोलो कि आपके छाती में दर्द हो रहा है, वॉक एंड वॉच। तो अगर आप 2-3 किलोमीटर चल सकते हो और चलने के दौरान छाती में दर्द की वजह से रुकना नहीं पड़ता है तो आप ठीक हो। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन सी जांचें कराएं, क्या कराएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर डाउट है कि भाई हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है तो अपना बीपी, शुगर, ईसीजी, और आप में से कुछ लोग अपना इको, ये जांच करा लो। तो बीपी, शुगर, ईसीजी तो साल में 1 बार करा लो आप लोग, और इको आप 2-3 साल में 1 बार करा लो, बस। प्राय हार्ट से संबंधित इतनी जांचों से वो काम चल जाता है। तो आप अपना ऐसा एक डॉक्टर ढूंढ के रखिए जो आपकी बात को समझे, जो आपको गाइड कर दे, डराए नहीं। और बहुत महंगी जांचें आपको शुरू में ही कह देना चाहिए डॉक्टर साहब जितना उचित है उतना आप बता दें तो हम उतना कर लेंगे। ये नहीं है कि आपको हर बार फुल बॉडी चेकअप की जरूरत है। और दूसरा ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टेमिना एकदम कम हो गया, अब आपको थोड़ी थोड़ी देर में सांस फूल रही है और सूजन आ रही है और आपका बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे हो, घुटनों की वजह से नहीं, किसी और वजह से नहीं, लेकिन सांस फूल रही है या छाती में दर्द होता है, तो जरूर आपको एक बार अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और एक बार इको की जांच कर लेनी चाहिए। अगर किसी को एकाएक इमरजेंसी हो जाए, मतलब एकाएक तेज छाती में दर्द हो, पसीना आए, घबराहट हो, ऐसे मौके पे आप एस्प्रिन की 2 गोली खा सकते हो। तो डिस्प्रिन अथवा एस्प्रिन की 2 गोलियां जीवन रक्षक हो सकती है हार्ट अटैक के वक्त। सो दे आर लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स। सो सॉर्बिटेट नहीं लेना है, डिस्प्रिन अथवा एस्प्रिन की गोली लेना है, 150 मिलीग्राम की 2 टैबलेट। और हार्ट अटैक के वक्त अगर डिस्प्रिन की गोलियां दे दी जाए तो उससे हृदयघात से होने वाली मृत्यु हो जाती है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग डिस्प्रिन टैबलेट। इंदौर में भी हो रही है, कई शहरों में है, और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में आप अगर पॉल्यूशन अगर ज्यादा लग रहा है तो आप बाहर मत जाएं। और सर्दियों के अंदर पॉल्यूशन की समस्या और बढ़ जाती है। और
कई बार लोग बाग हाथ तापने के लिए लकड़ी जलाते हैं। हम आपको पता है हम तो घर के अंदर आजकल दिया बत्ती भी हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी के दिए से कर रहे हैं। तो मैं अभी पूजा कभी हमने आरती करी तो आरती के अंदर हमने पूजा की थाली में एक बैटरी वाला हमने दिया रखा और उससे घुमा के आरती करी हमने। तो घर में जो आप कुछ भी चलाते हो तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। तो इंडोर पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पॉल्यूशन से भी बीमारियां होती हैं, हार्ट डिसीज हो सकती है। तो इसको हम लोग कहते हैं AQI, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये मैंने आपको कुछ सामान्य बातें बताई कि आपको दिल से संबंधित लक्षणों के लिए क्या करना चाहिए, इमरजेंसी क्या है, और पॉल्यूशन और प्लास्टिक के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, वो है दूसरी चवन्नी। और दूसरी चवन्नी हमारी थोड़ी छोटी है, क्योंकि ये डॉक्टर पूनम का काम है बताना क्या खाएं क्या ना खाएं डॉक्टर साहब। तो मुझे लगता है डॉक्टर पूनम इसको समझाएंगी। मेरी तरफ से आप ये जान लें कि घर का बना हुआ खाओ, और दूसरा अगर है तो थोड़ा कम खाओ, और तीसरा गुण है तो शाम का खाना थोड़ा जल्दी खाओ, चबा के खाओ। और ज्यादा ही कभी और पूछना हो खाने में क्या खाएं क्या ना खाएं, तो मेरा निवेदन है प्रोटीन खाइए और फाइबर खाइए। 2-3 कटोरी दाल लीजिए, एक कटोरी आधी कटोरी से नहीं होगा, पतली कटोरी दाल से। और भर भर के दूध मत पीजिए। मैं दूध ज्यादा पीने का को वो नहीं देता हूँ, क्योंकि उसमें उसकी अपनी समस्या है। कुछ लोगों को उम्र के साथ साथ मिल्क इंटॉलरेंस भी होता है, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो प्राय ये समझ लो आप खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पचाने योग्य बनाएं, फैक्ट्री का सामान घर ना आए, घर का बना हुआ चाव से खाएं। यही है यूनिवर्सल डाइट, जो कि है सबके लिए राइट। तो बाहर से भर भर के जो आप चीजें, जैसे ना कई बार आप कहते हो जी हम तो घर का ही खा रहे हैं, और बाहर की बनी हुई आइटम्स सुबह शाम खाते रहो और झूठ बोलते रहो कि हम घर का ही खा रहे हैं। कभी खाना भी है तो थोड़ा खाओ, ज्यादा भर भर के मत खाओ, छोटा सा टुकड़ा खा लो। और शादी ब्याह में तो खाली पेट मत जाओ कभी भी, घर से खा के जाइए, ठीक है। खा के जाइए, वहां पे जाके नमस्ते नमस्ते करिए, लिफाफा पटकिए, वापस आ जाइए। फिर लोग नाराज हो जाते हैं, डॉक्टर साहब खाओ नहीं तो लिफाफा काय का देके आओ। तो हम समझाते हैं भैया वहां छोटा लिफाफा दोगे, नहीं तो डॉक्टर को बड़ा लिफाफा देना पड़े। जांच के अंदर हमने एक चीज आपको बताना भूल गया, वो है पेट का घेरा। पेट का घेरा से भी पता पड़ता है कि आपकी हार्ट की हेल्थ कहाँ जा रही है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपके डॉक्टर से ज्यादा आपके दर्जी को भी अंदाजा है कि आपके स्वास्थ्य में प्रगति हो रही है कि दुर्गति हो रही है। तो टेलर ही बता देगा आपको कि आपका क्या हालचाल है, ठीक है जी। तीसरी चवन्नी पे आते हैं, है ना। हम आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे, हम अपनी बातें 4 चवन्नियों में बता के फिर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो ले लेंगे, और फिर हम चुपचाप डॉक्टर पूनम को सुनते रहेंगे। तो तीसरी चवन्नी है एक्सरसाइज। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर का अगर वातावरण ठीक नहीं है तो पॉल्यूशन में मत जाओ अभी सर्दियों में, पर हम घर पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जितना भी आप कर सकते हो ना, जैसे मेरी सासू जी को काफी डिसेबिलिटी है बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस, तो शी इज नॉट एबल टू वॉक और जॉग और डू एनीथिंग आउटसाइड। तो वो अपनी कुर्सी पे ही बैठ के, और वो योगा जितने कर सकती है, वो ऑनलाइन योगा, वो क्या क्या नाम है, सॉरी, सौरभ बोथरा करके सज्जन है। तो हमारी वाइफ और हमारी सासू जी जो है, वो उसको ऑनलाइन टीवी पे देख के और उसको फॉलो करती है। और आप भी किसी को भी फॉलो कर सकते हो, आपको खुद को आता हो। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि रेगुलरिटी जरूरी है, और जो लोग कर सकते हैं, सक्षम है, उन्हें सूर्य नमस्कार करना। देखिए लिंक को खोलती हूँ ना, फिर और यही होता है। तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि रेगुलर सूर्य नमस्कार करने, धीरे धीरे करें। और किसी दिन कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो तो कम से कम 5 सेट सूर्य नमस्कार तो कर ही लें, पर आहिस्ता आहिस्ता करें। प्राणायाम भी एक बहुत अच्छी, बहुत शानदार एक प्रविधि है,
हमारे शरीर के अंगों को रिलैक्स करने की और ब्लड प्रेशर को ठीक रखने की। ब्लड प्रेशर के बारे में भी एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर सर्दियों में बढ़ता है, इसलिए सर्दियों में आप घर पे, हर घर में एक ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जहां पे ऑटोमेटिक मशीन ना हो बीपी की। और उसको कैसे नापना है उसका भी आप ध्यान रखें। सबसे जरूरी तो यह है कि या तो ये कपड़ा हाथ का आपका पतला हो, और या इसको उतार दें। इसको ऊपर ऊपर करके ऐसे ऐसे करके नहीं करें। और जब आप इसको बांधें तो एक उंगली जाए तो ठीक है, 2 उंगली नहीं जाना चाहिए, और इतना भी टाइट मत करो कि एक उंगली भी ना जाए। और वो कोहनी से करीब 1 सेंटीमीटर 1 इंच ऊपर तक बांधना है आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों हाथों में चेक करें, जिस हाथ में ज्यादा है उसको सही माने। हर बार दोनों हाथों में चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने चेक कर लिया कि किस हाथ में ज्यादा आ रहा है, उसका उसी तरफ देखना है। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पहली रीडिंग हमेशा गलत है, तो सेकंड या थर्ड रीडिंग को सही माने, फर्स्ट रीडिंग को इग्नोर कर दें। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इस तरह का एक वीडियो डाला है मई के महीने में, अगर जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो देख सकते हैं, कि हाउ टू चेक बीपी एट होम। एक्सरसाइज के बारे में और मैं ये कहना चाहता हूं कि करीब 150 से 300 मिनट प्रति हफ्ता इतनी हमको एक्सरसाइज करना जरूरी है। 150 to 300 मिनट्स पर वीक, मतलब 2.5 से 5 घंटे हर हफ्ते। 2.5 से 5 घंटे हर हफ्ते एक्सरसाइज करना चाहिए हमको। और सबके घरों में मेरी आपसे इच्छा है, सबसे पूछूं कि सबके घरों के अंदर एक तो बीपी इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, और दूसरा मुझे पूछना है कि डम्बेल्स हैं कि नहीं। अजय अंजलि, डम्बल दिखाओगी क्या भाई? मम्मा, आप जो यूज करते हो डम्बल, तो जैसे मेरी माँ है वो भी डम्बल यूज करती हैं, वो 80 प्लस हैं। और भले ही आप 2-2 किलो के रखें, 1 किलो का रखें, जो कर सकते हो 5 किलो का रखें। और डम्बल्स को यूज करना अच्छा है। ये देखिए, ये 2 किलो के डम्बल्स हैं, और ये मेरी मदर जो है वो उसको अलग अलग तरह से अपर लिम्स के लिए, चेस्ट के लिए ये डम्बल्स काम में आते हैं। तो हर घर में डम्बल जरूरी है। रोज मत करें, पर हफ्ते में 2 या 3 बार करें। मामा दिखाओ जरा, ये देखिए, आप जरा, आप मेरी माँ से मिल लीजिए और देखिए, ये 80 आंटी प्लस। सबकी तरफ से नमस्ते आपको, चरण स्पर्श आपको। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। विवेक, वेल डन विवेक, तुमने दिखाया डंबल्स से मुझे एक्सरसाइज करके। वेरी नाइस, थैंक यू मामा, थैंक यू। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। तो अगर 80 प्लस की एक महिला अपने घर के अंदर बिल्कुल अपने साथ डंबल्स रख कर रखती है और ऑल्टरनेट डेज करती है, तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। डंबल्स को यूज करना जरूरी है, क्योंकि हमारी मसल्स एज के साथ डाउन होती है, और मसल्स को मेंटेन करने के लिए 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ आप कोर की एक्सरसाइज करें, जब आप वॉकिंग वगैरह कर ले तो पैरों की हो जाती है, लेकिन चेस्ट की और आर्म्स की कैसे होगी, है ना? तो अदर बहुत तेजी से जब ये मसल्स डाउन हो जाती है ना, तो फिर जल्दी जल्दी गिरते हैं हम लोग, बैलेंस करना भूल जाते हैं। पीटर आटिया की किताब आउटलिव में उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है हाउ बैलेंसिंग इज सो इम्पोर्टेंट। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक पैर पे खड़े हो जाओ, आंख बंद दोनों आंख बंद करके, तो बहुत से लोग 30 सेकंड भी नहीं खड़े हो सकते हैं। आप बाद में ट्राई करिएगा कि एक पैर पे खड़े हो जाइए दोनों आंखें बंद करके, और देखिए कितने सेकंड तक आप खड़े रह सकते हैं। तो ये बैलेंसिंग का भी पार्ट है, एक्सरसाइज में आता है। तो एक्सरसाइज को मैं दोस्तों 4 भागों में डिवाइड करता हूं। पहला है स्टेमिना। स्टेमिना का मतलब एरोबिक एक्सरसाइज हो गई, ठीक है ना? तो जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे दौड़ना है, भागना है, स्पोर्ट्स खेलना है, स्विमिंग करना है, ट्रेडमिल करना है, ये सब स्टेमिना को बिल्ड करने का हो गया, एरोबिक एक्सरसाइज हो गई। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग। 4 ऐसे हैं, स्टेमिना, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मैंने आपको बता दिया, डंबल्स करिए, प्लैंक करिए, पुशअप करिए, स्क्वाट करिए, है ना? अपने खुद के बॉडी वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम कई तरीके से। तो ये हो गया मसल स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथ। लेकिन ये 2 पे ध्यान जाता है अधिकतर लोगों का। कौन सी 2 चीजें? स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। क्योंकि इन दोनों चीजों को आप मेजर कर सकते हो, फेसबुक पे दिखा सकते हो, लोगों को इंप्रेस कर सकते हो।
इन दो चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते और फेसबुक पे नहीं दिखा सकते, और वो क्या है, स्ट्रेचिंग एंड स्टेबिलिटी। ये दो एस छूट जाते हैं अधिकतर, ये दो एस पे ध्यान देता है, स्टेमिना एंड मसल। और आप 2 साल 5 साल 10 साल के अंदर आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप देखते हो कि कोई भी स्पोर्ट आदमी बहुत लंबे समय तक नहीं खेल पाता है, क्योंकि नॉर्मली वो प्रॉपर वार्म अप और कूलिंग डाउन नहीं करते। ऐसे ही आए सीधे ही बैडमिंटन खेलना शुरू, सीधे आए सीधे ही आपने स्विमिंग करना शुरू, ये बिल्कुल नहीं करना है। सीधे आए सीधे ही दौड़ना शुरू नहीं, आपको हमेशा वार्म अप करना है शुरू में, कोई भी मसल्स को उठाना है, उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग। और एक्सरसाइज कर ली उसके बाद में स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो ये स्ट्रेचिंग भी दो तरह की होती है। और चौथा है स्टेबिलिटी। मेरा ऐसा सोचना है, स्टेबिलिटी और स्ट्रेचिंग दोनों के लिए सबसे अच्छा तरीका है सूर्य नमस्कार, 5वां एस हो गया। तो सूर्य नमस्कार इज अ गुड कॉम्बिनेशन दैट कैन इंप्रूव stretching as well as stability. To some extent, it is also for stamina and strengthening. तो सूर्य नमस्कार एक पूरा का पूरा पैकेज है। जिस दिन मेरे को एक लगता है पॉल्यूशन ज्यादा ही खराब है, उस दिन मैं सोचता हूँ चलो 11 सेट या 15 सेट सूर्य नमस्कार कर लिए जाए। तो सूर्य नमस्कार आप 15 सेट करिए धीरे धीरे, तो अच्छा ठीक ठाक सा कैलोरी बर्न होता है उससे। पर उसको ना जो भी अपन करें अपने को रेगुलर करना जरूरी है। हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन 6 दिन हमको एरोबिक करना चाहिए, और हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, और स्ट्रेचिंग वगैरह तो डेली करना चाहिए, और प्राणायाम भी डेली करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज की, हमारी हो गई तीसरी चवन्नी भी खत्म। अब लास्ट चवन्नी है, और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है मन। क्योंकि जब ये मन की चवन्नी को आप नहीं संभाल के रखते ना, तभी अपने को बाकी की 3 चवन्नियों में दिक्कत आती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप में से किसी को ना पता हो जो मैंने कहा, क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सी जांच करें और कितनी एक्सरसाइज करें, सभी को पता होता है, और पता होते हुए भी नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है ये चौथी चवन्नी, मन। तो मन में मेरा ऐसा सबसे पहले कहना है कि आप ये सोचो कि कोई भी चीज जो आपको बहुत बड़ी दिख रही है वो उतनी बड़ी है नहीं। हमारा दिमाग अधिकतर छोटी चीजों को बड़ा देखना चाहता है। हमारा दिमाग बहुत ड्रामेबाज है, और उसके साथ साथ हम भी ड्रामेबाज हो जाते हैं। तो हम सब ड्रामेबाज हैं बेसिकली, भयंकर बड़े ड्रामेबाज हैं। मतलब आप ये देखिए कि जैसे ना मेरे पास एक मरीज आया, क्या हो गया डॉक्टर साहब, आज तो मेरे को है ना बहुत कमजोरी हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ व्हीलचेयर कहाँ है आपकी? नहीं नहीं व्हीलचेयर नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो पैदल ही आया हूँ। अच्छा पैदल ही आया हो, तो सीढ़ियों से आया हो क्या फर्स्ट फ्लोर पे? हाँ डॉक्टर साहब सीढ़ियों से। तो मैंने कहा अभी आपको कितनी कमजोरी लग रही है, उसमें आपने एक बहुत खर्च कर दिया ना, बहुत कमजोरी हो रही है। जिस दिन सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे उस दिन क्या बोलोगे? बहुत बहुत कमजोरी हो रही है। और जिस दिन व्हीलचेयर पे आना पड़ा, बहुत 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 कमजोरी है। अरे कितने बहुत लगाओगे यार, पहला बहुत इतनी जल्दी खर्च कर दिया आपने। आज तो मेरा मूड बहुत खराब है, आज तो मेरा सिर बहुत दुख रहा है। अरे आज तो बहुत गर्मी है। आज थोड़ी गर्मी है, आज थोड़ा मूड खराब है, आज थोड़ा मेरा को गुस्सा आ रहा है, आज थोड़ी कमजोरी लग रही है, आज थोड़ी परेशान हो। ये बोलना सीखना चाहिए, लेकिन अपने दिमाग के अहम को ऐसा बोलने में मजा नहीं आता है। हमारे दिमाग को अच्छा लगता है कि जरा 2 4 बहुत तो लगाओ। तो एक तो हमको ये सीखना है कि हमें ना बाहर की दुनिया उतनी इम्पोर्टेंट, उतनी महत्वपूर्ण, उतनी जरूरी, उतनी चमकदार नहीं है जितनी अपने को दिखाई जाती है। तो अपन है ना छोटी चीजों को बड़ा मान लेते हैं। और जिस भी जगह से, जो भी किताबें पढ़ने से, जो भी प्रवचन सुनने से, जो भी मंदिर या मस्जिद में जाने से, जिसके पास बैठने से हमें ऐसा और एहसास हो जाए कि बाहर की दुनिया उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी दिखाई जाती है, वही सत्संग है।
ये ट्रेनिंग हमको लेना है कि द आउटसाइड वर्ल्ड इज नॉट ऑल दैट इंपॉर्टेंट, रियल एंड एसेंशियल एज इट लुक्स टू मी। आपको और हमको स्वीकार करना भी आना पड़ेगा। सारी चीजें आपके हमारे हिसाब से नहीं होने वाली है। और हम ये सोचते हैं कि यार मेरे घर में कोई समस्या ना हो, मेरे घर में कोई 100 साल से पहले ना मरे। अगर हिंदुस्तान के अंदर एवरेज आयु 70 की है और मेरे घर में 100 साल से पहले कोई नहीं मरेगा, तो पड़ोसी तो सारे के सारे 50 से मर जाएंगे। क्यों भाई? तभी तो एवरेज होगा ना 70 का। तो भगवान ऐसे कैसे करेगा बताना जरा, कमाल हो गया। तो ये डिमांड ही गलत है अपनी, या मेरे घर में कुछ नहीं होना चाहिए। और एक और चीज कहना चाहता हूं कि एक शब्द होता है जैसे एम्पैथी कहते हैं, है ना। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के दुख अगर किसी को हो तो आपको भी महसूस हो उसका दुख। पर मैं ये कहना चाहता हूं दूसरे का सुख महसूस होता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि दूसरे के दुख तो आप महसूस कर लेते हो, वो दूसरे के सुख में भी आपको मजा नहीं आता, आप बधाई दे देते हो, हाँ यार तेरे को तुमने ना एक नई कार खरीद ली, उसकी तुम बधाई दे देते हो उसको। अंदर से खुश हुए कि नहीं हुए आप? पड़ोसी की नई कार आने पे अगर आपको बधाई देने का मौका ना भी मिले तो आप अंदर से खुश होते हो कि अपनी बीवी से कहते हो वाह यार देखो यार मजा आया यार, मुझे बहुत खुशी है यार कि उन्होंने एक नई कार खरीद ली, कितनी बड़ी कार खरीदी यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। बीवी से बोला आपने कभी ऐसा? यार उसके बेटे को ना आईटी में सिलेक्शन हो गया, मुझे इतनी खुशी है यार, मेरे को बहुत मजा आया, देखो कितना प्यारा बच्चा है यार, उसका आईटी में सिलेक्शन हो गया पड़ोसी के बच्चे का, वाह। मैंने कमाल की बात यह है कि मैंने आज तक किसी को ये नहीं देखा कि आप किसी तंबोला खेल रहे हो, आप में से तंबोला खेलते होंगे कभी कुछ, है ना, हाउजी। तो किसी का जो प्राइज वाइज मिलता है तो बाकी लोग तालियां क्यों नहीं बजाते, मेरे को समझ में नहीं आया। अरे वाह 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 वाह, आपको फुल हाउस आ गया, बहुत बधाई, वाह भाई वाह। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बस उसके बाद आप ही का नंबर आने वाला था? तो इसको कहता हूं मैं, दूसरे के दुख में तो आप दुखी हो सकते हो, पर दूसरे के सुख में भी अगर सुखी होना सीख लें तो फिर जरूरत नहीं है ना आपको अवार्ड निकला कि नहीं निकला, कि आपका बेटा आईटी में आया कि नहीं, कि आपका बड़ा घर बना कि नहीं, कि आपकी कार बड़ी आई कि नहीं आई। फिर आपको दूसरे की खुशी में भी खुशी हो रही है तो फिर आप अड़ोस पड़ोस के अंदर जो भी अच्छा हो रहा है सब आपका है, सब आपका है भाई। ये क्यों ना हम स्वीकार कर लें कि दूसरे की खुशी में भी आपकी खुशी है। और मन से संबंधित दो बातें कहना चाहता हूं। और पहली बात है कि हमारे मन में ऐसा भाव हो कि सबका भला हो, सबका भला हो, सर्वे संतु निरामया। मतलब सर्वे भवंतु सुखिना, मतलब सबका भला हो। क्या आप सब लोग कह सकते हो सबका भला हो? क्या हम मन से कह सकते हैं सबका भला हो? सबका भला हो मतलब उसका भी भला हो जाए जो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करता है, उसका भी भला हो जाए जिसका कुत्ता मेरे घर के सामने आके रोज पॉटी कर देता है। अभी तो कहा सबका भला हो, उसका भी भला हो जाए जो गलत कार पार्क कर देता है मेरे घर के सामने, उसका भी भला हो जो मेड मेरे को बिना बोले छुट्टी पे चली जाती है, उसका भी भला हो जो आपको पैसे देके लेके लौटा नहीं रहा है, उसका भी भला हो जो सीमा के इस पार है, और उसका भी भला हो जो सीमा के उस पार है। क्या आप वास्तव में कह सकते हो सबका भला हो? जब आप रियली कह सको कि सबका भला हो तो फिर हम मन के धुले हुए होते हैं, फिर आपका जीवन आसान होता है। पर क्या अपन वास्तव में कह सकते हैं सबका भला हो? क्या रियली हम कह सकते हैं सबका भला हो? और अंत में मैं अपनी बात मेरे पिताजी की द्वारा सिखाई हुई एक प्रार्थना से करना चाहता हूं। दोस्तों, हम सभी लोग ये प्रार्थना के ये 3 पार्ट्स को याद रख लें। इसको कहा जाता है सेरेनिटी प्रेयर। ये करीब 125 साल पुरानी एक प्रार्थना है। तो आप ईश्वर से 3 चीजें मांग रहे हैं। पहली,
हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि जिन चीजों को मुझे बदलना है मैं बदल सकूं। हे ईश्वर, मुझे इतनी सहन शक्ति भी दो कि मैं जिन चीजों को न बदल सकूं उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लूं। और हे ईश्वर, मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं ये तय कर सकूं कि किसे बदलूं और किसे स्वीकार करूं। धन्यवाद। थैंक यू। मैं कितना कुछ सीख लिया। कॉपी लिख रही थी मैं आपको सुनते सुनते कि बाद में सुनूंगी, वापस पढ़ूंगी इसको और अंदर अंदर रिवीजन करूंगी। आपने लास्ट में जो शब्द कह के अपना बोलना बंद किया, ऐसा लगा क्यों सर आप और बोलिए कुछ अच्छा, बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं, हमको सीखना है आपसे बहुत कुछ। हम आपके वीडियोस देखते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं अभी सभी सब पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े हैं उनसे बोलूंगी कि सर के पेजेस हैं, बुक रीडर क्लब क्लब है, हार्ट क्लब है, फॉलो करके मोटिवेशनल चीजें वहां से हम सुनते हैं, उसको फॉलो करें। सर को फॉलो भी करते हैं, उन चीजों को, उन बातों को भी हम फॉलो करने की कोशिश करें। देखिए, दो बातें कहना और चाहता हूँ। एक तो आप सही कह रहे हैं, आप लोग सब हार्ट क्लब तो ज्वाइन कर ही लें, और वो हार्ट क्लब का लिंक आप डॉक्टर पूनम सबको भेज सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। जी तो हाँ, जो अभी 18वां ग्रुप चल रहा है और हर ग्रुप में 1000 मेंबर्स हैं और ये सबके लिए फ्री है। दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के। और जो इंदौर के बाहर हैं वो भी आप अपने सारे दोस्तों को 50-50 दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हो। मैं करीब 20,000 फ्री मेंबर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी 3,000 मुझे और बनाने हैं। तो ये तो हार्ट क्लब हुआ। इसमें मैं शनिवार को एक हेल्थ टिप डालता हूँ और संडे को आजकल एक ऑडियो, छोटा एक ऑडियो डालता हूँ, किसी मरीज की कहानी सुनाता हूँ। तो जैसे कल सवेरे डालूंगा एक, तो आप आज रात को ज्वाइन कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। 2-3 मिनट की एक छोटी कहानी होती है। और दूसरा क्लब है बुक क्लब। तो जो लोग फिजिकली आ सकते हैं, इंदौर में हैं, और पुस्तकों में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो अभी तक हमने करीब 40-45 पुस्तकों पे चर्चा करी है। अभी मैं एक ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ मेडिटेशन, और ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तो इस तरह से मुझे आप सबसे भी कहना की इच्छा है कि अच्छी पुस्तकें हम पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश करें सोने से पहले कुछ पुस्तकों के पेजेस पढ़ें। और एक और चीज है, वो है कि पुस्तकें इसलिए भी क्योंकि ना ये सिंपल चीजें हैं, सादगी से जीने का हमको प्रयास करना चाहिए। मतलब है ना, जितनी आपकी जरूरतें कम हो सकती हैं उतनी आप जरूरतें अपनी घटा लो। बाल कवि बैरागी जी बोल के गए, मैं रोता नहीं हूं क्योंकि किसी ऐसे वैसे का तो मैं होता नहीं हूं। मेरे जमीर में बहुत दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। तो छोड़ दीजिए आप इस चीज की जिद कि बच्चे की महंगी शादी करनी है, छोड़ दीजिए इस चीज की जिद की बड़ी कार खरीदना है, छोड़ दीजिए ये जिद की बड़ा आपको घर की जरूरत है। ये 3 जिद छोड़ दीजिए, आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। नए कपड़े, महंगी कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम, क्रीम, पाउडर और शॉपिंग करना बिना मतलब के जाके कुछ मत खरीदो बाजार से। आप बाजार से बंद कर दीजिए सब चीजें। जितना हो सके आप सारी इंडस्ट्री को बिल्कुल मिनिमम यूज करिए। शादी पार्टी में जाने का, जैसे आज हमारे यहाँ अभी इस वक्त शादी है हमारे परिवार में ही, तो मैं अपनी वाइफ के साथ सवेरे 9 बजे हम उनको बधाई देके आ गए। हम नहीं जाते रात को, तो हम ट्रैफिक में जाते ही नहीं है। तो 99% मैं कोशिश करता हूँ शाम को 6 बजे बाद किसी से ना मिलूं। मैं आप मेरा सबसे निवेदन है कि घर में रहो, पॉल्यूशन भी कम करोगे, कम पॉल्यूशन में भी रहोगे, ट्रैफिक में नहीं फंसोगे, और घर को एंजॉय करो। अपने घर को इतना खूबसूरत घर बनाया आपने, बेकार भटकते रहते हो बाहर इधर से उधर, थक के आते हो। और तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि घर के बाहर जाने की क्या जरूरत है, आप अपने से बोर हो जाते हो क्या? तो जितनी आप सादगी से जी सकते हैं, जैसे मुझे काफी समय हुआ मैंने नए कपड़े नहीं खरीदे, बिटिया की शादी में भी नहीं लिए, और मैं पानी से शेव करता हूँ। टूथपेस्ट हम खुद का बनाते हैं, एक ब्लेड में 100 दिन काम में लेता हूँ। तो जब आपको कुछ खरीदना ही नहीं है तो आप मुझे लूटोगे कैसे, और मैं कैसे परेशान होऊंगा आसानी से?
तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जीवन से पैसों की अहमियत घटती जानी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में अब पैसों की अहमियत घटती जा रही है, और उसका तरीका एक ही है। ये नहीं है कि फुलफिल हो गई हो, इनफ किसी के पास नहीं होता। उसका तरीका एक ही है कि आप ऐसे मुकाम पे अपने आप को रखो कि मुझे जरूरत नहीं है आपसे ज्यादा। अपने आप को फिट रखो, एक छोटा मोटा मेडिक्लेम ले लो, जो आयुष्मान ले सकते हैं आयुष्मान ले लो, और अपना एक सिंपल सा फिजिशियन रख लो। अपने ज्यादा चीजें फैलाओ मत, और कोशिश करो कि आ, आपकी खुशियों के खिलौने सिंपल हो। सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल एंड नेचुरल। आई रिपीट, सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल एंड नेचुरल। अगर ये आपकी खुशी के खिलौने हैं तो कोई कैसे लूटेगा आपको। आप एक डांस करके खुश हो जाते हो, आप एक कविता गा के खुश हो जाते हो, आप एक गाना गा के खुश हो जाते हो, आप एक पौधे के साथ खुश हो जाते हो, आप एक किताब पढ़ के खुश हो जाते हो, आप अपने पपी के साथ खेल के खुश हो जाते हो, अपने पोते के साथ खेल के खुश हो जाते हो, अपने बच्चे के साथ। सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल, नेचुरल। तो आप है ना, दुनिया आपके कदमों पे है फिर। लेकिन अगर पैसों की अहमियत अभी भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा है तो फिर आप थोड़ी मुश्किल में हो। पैसों की अहमियत को कम करने का तरीका ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, ये स्वीकार करना है कि आप पूरे हो, आप अधूरे नहीं हो। बाहर की दुनिया का काम ही एक है कि वो आपको बार बार ये घोषित करे कि आप अपूर्ण हो, कि आपको अभी और कुछ चाहिए। बाहर की दुनिया का काम ही है कि वो कन्विंस कर दे आपको कि अभी तो आपको बहुत अपूर्ण हो, आप पूरा होने में बहुत टाइम है, जबकि ऐसा है नहीं, हम सब पूरे हैं ऑलरेडी। और एक शब्द याद कर सकते हो, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, आपका हो गया टाइम तो मैं बंद करता हूँ। नहीं सर, आप ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, और मुझे सुनना था ये, और सभी को सुनना है। सब सुन रहे हैं सर, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं सर आपसे। आप बोलते एक रहिए। है ना शब्द है गुड फॉर यू। गुड फॉर यू, इसको याद रखें, गुड फॉर यू। क्या है इसका मतलब? क्या आप किसी के गृह प्रवेश में गए, उसका बड़ा सारा घर था, वाह इतना बड़ा घर, कितना बड़ा घर बना है, तो क्या भाव आ सकते हैं? कितने का होगा, कमबख्त ये पैसे कहां से लेकर आया, जरूर ब्लैक की मनी भी रही होगी, मेरे पास कब आएगा ऐसा, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, ये कहाँ है और मैं कहाँ हूं। इस तरह के सब भाव आ सकते हैं। मैं कल से क्या करूं उसके लिए, मैं अपनी प्लानिंग कैसे करूं। लौटते समय हो सकता है हस्बैंड और वाइफ यही बात कर रहे हो, अरे यार किसने तो खूब कर लिया यार, अपन भी कुछ करें। दूसरा क्या है? दूसरा है गुड फॉर यू। और गुड फॉर यू से क्या तात्पर्य है कि मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूं, आपके बड़े घर की आपको बहुत बहुत बधाई, इट इज गुड फॉर यू। मैं बिल्कुल जज नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी खुशी में शामिल हूँ, आपको दिल से बधाई देती हूँ, लेकिन गुड फॉर यू, आप अलग हो, मैं अलग हूं। तो इसकी वजह से आप मुझे बेचैन नहीं कर रहे हो, मैं इसकी वजह से जेलसी में नहीं जा रही हूँ, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है आपके ये मकान को देखकर। आप अलग, मैं अलग, दिस इज गुड फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू। आपको बहुत बधाई, मैं आपको जज भी नहीं कर रही हूँ, आपको जो अच्छा लग रहा है भगवान आपको खुश रखे, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज नॉट हर्टिंग मी। और मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ कि मेरा घर ऐसा कब होगा, मेरी कार ऐसी कब आएगी। तो दैट इज व्हाट इज गुड फॉर यू। हम सब में एक गुड फॉर यू का भाव होना चाहिए। हाँ आपके लिए बहुत अच्छा है, पर मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, मेरे पास तो जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, दैट इज गुड फॉर यू। और दूसरी चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी, और दूसरा मेरा प्रिंसिपल ये है कि इट्स नॉट अ बिग डील। कोई भी बाहर की चीज आपको बड़ी लगती है पर होती नहीं इतनी बड़ी। क्योंकि अगर मैं 5 साल बाद पूछूंगा ना आपसे कि क्या वो बात वास्तव में इतनी बड़ी थी, आप कहोगे कि नहीं थी। हम एकदम एक्साइट हो जाते हैं, तो हमें ना रिएक्ट कर जाते हैं, हमको रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए। अच्छा उसने मेरे बारे में ये कहा, वो तो खुद ही ऐसी है, दिस इज रिएक्शन। और रिस्पॉन्ड क्या है? अच्छा उसने ऐसे कहा, चलो हो गया होगा यार, कोई बात हो गई होगी, सोचते हैं इस बारे में, अपन देखते हैं क्या करना है।
हो गया होगा यार, कोई मूड हो गया होगा, कुछ इधर का उधर बात। ऐसे एकदम से मत एक्साइट हो जाओ, आपकी बहू ने ऐसे कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, ढिमका ने कह दिया, ननद ने ये कह दिया, भाभी ने कह दिया, कुछ नहीं कह दिया। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन था सर, एसिडिटी को लेके जो आपने बोलते समय क्लियर किया कि अगर एसिडिटी फ्रीक्वेंटली हो रही है तो एक बार ईसीजी कराने के लिए आपने राय दी। और दूसरा, सर्दियों के मौसम में बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है काफी लोगों का, ठंड आते ही एकदम से बिल्कुल स्टेमिना भी अफेक्ट हो रहा है बिल्कुल और बढ़ता है, बीपी पे ठंड भी। आने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए ठंड के दिनों में ज्यादा चेक करिए, डॉक्टर से सलाह करिए, दवाइयाँ का डोज हो सकता है बढ़ाना पड़े, और गर्मियों में वापस कम हो जाता है। खर्राटे ज्यादा आ रहे हैं तो खर्राटों का भी इलाज कराएं। खर्राटों का भी इलाज होता है? ये भी मुझे पता ही नहीं है। जिनको खर्राटे आते हैं वो इलाज कराएं अपने खर्राटों का। विशाल भी सुन रहे हैं, मैं अपने विशाल को ही बोल रही हूँ। खर्राटों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। खर्राटे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो क्या मैं डाइट के लिए जो कहने के लिए आई थी उस पर प्रोसीड कर सकती हूँ, अगर स्वस्ति, मंजरी जी सब लोग एग्री करते हो, और भरत सर आप भी? हाँ बिल्कुल बताओ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। जैसे सर ने अपनी चवन्नियों में एक्सरसाइज की चवन्नी के बारे में जब डिस्कस किया, तो क्योंकि हमारे बीच में अभी कुछ ऐसे मेंबर्स या पार्टिसिपेंट्स हैं जो अटेक्सिया से पीड़ित हैं, तो कुछ लोग व्हील चेयर्स पर भी हैं, जो लोअर बॉडी वर्कआउट नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, जो पर उनके लिए हम लोग स्वस्ति मैडम फिजियोथेरेपी के जो सेशन प्रोवाइड करती हैं आपको, या जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आके कुछ सजेशंस देते हैं, जो हम लेटे लेटे या अपने चेयर्स पर बैठे हुए अपने मसल्स को अच्छे से वर्क करने के लिए जो हमें सजेशन दिए जा रहे हैं, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी लाइफ को इतना बोरिंग और इतना बोर्डम में बैठ करके, सर ने जो बातें कही कि रिएक्शंस हम ज्यादा करते हैं, अपनी समस्या को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इस जोन से थोड़ा सा अपना माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए हमने भरत सर को इनवाइट किया था कि सर आप आए और सबसे बात करें, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, और जो भी थेरेपी की हेल्प से हम अपनी इस कंडीशन को और बदतर नहीं होने देंगे। अटेंड करें, और छोटे छोटे से आपके एक्सरसाइजेस हैं, जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपको आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपको जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि जिसमें सर ने अभी प्राणायाम भी कहा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कही, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कही, डंबल्स भी बताए, तो हमारे पास में भी ऐसे सेशंस हैं, आप लोग भी करते हैं वो एक्सरसाइजेस, तो उसकी रेगुलरिटी बना के रखें, ताकि अपने मोटर कोऑर्डिनेशन, जो आपके हाथ और ये उंगलियों के मूवमेंट्स हैं, उसके लिए भी आपको जो एक्सरसाइजेस बता रहे हैं वो प्लीज जरूर करिएगा। क्योंकि एक्सरसाइज का सेशन मेरे वाले टॉपिक में इंक्लूड नहीं था, पर मुझे इसको हाईलाइटेड उसमें कहना था। कभी कभी हमारी स्वस्थी डिमोटिवेट हो जाती है कि एक बहुत सुंदर फिजियोथेरेपिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे एक्सरसाइज का प्लान बताने के लिए सेशन प्लान किया, पर आप लोग ज्वाइन नहीं करते, पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो जो उद्देश्य है टैक्सी अवेयरनेस सोसाइटी के माध्यम से स्वस्ति का, क्या आपको घर बैठे सुविधाएं मिल जाए, फ्री में सेशंस मिल जाए, वो पूरा नहीं हो पाता। तो आप लोग प्लीज ट्राई करें कि हम इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करें, मन के ऊपर चौथी चवन्नी पर काम करें अपनी अपनी। ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलती, आगे बढ़ रही हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। मेरा विषय आज का था कि डाइटरी गाइडलाइन फॉर हार्ट डिजीज पेशेंट। तो हमारे पास में अटैक्सिया के भी ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट डिजीजेस भी हैं, और कुछ लोग वो भी जुड़े हैं जो अटैक्सिया से पीड़ित नहीं है, पर उनकी समस्याएं हार्ट से संबंधित शुरू हो गई हैं, या सालों से जो ट्रीटमेंट्स ले रहे थे, कुछ लोग वो भी हमारे बीच में हैं। तो ओवरऑल जो हमें आईसीएमआर ने हेल्दी गाइडलाइंस बताई है, मैं उसके बारे में बात करूंगी। जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो डाइट प्रिंसिपल्स हमको प्रिस्क्राइब करे हैं आईसीएमआर ने, वो सोडियम को रिड्यूस करने के लिए कहा जाता है, ताकि ब्लड प्रेशर आपका स्पाइक ना हो, ज्यादा बढ़े नहीं,
जिसमें लेस देन 2 ग्राम पर डे प्रिस्क्राइब्ड होता है। इसके लिए हमको जो अवॉइड करना होता है खाने में, वो अचार, पापड़, चिप्स और बेकरी के आइटम्स जो सोडा डाल के बनाए गए होते हैं, बेकिंग सोडा, ये सारी चीजें। और जो हम लोग चिप्स खाते हैं, पैकेज फूड खाते हैं, जितनी भी ऐसी चीजें जो बाजार से लाई गई हैं, उन सब चीजों से हमको सोडियम हमारे डाइट में बढ़ जाता है। फिर आप प्लीज माइक बंद कर लीजिए। उसके बाद में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, जैसे कि सर ने भी कहा कि हाई प्रोटीन डाइट और हाई फाइबर डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं हार्ट पेशेंट्स को भी और फॉर अटेक्सिया पेशेंट्स भी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से बहुत सारे मल्टीविटामिन आपको मिलते हैं। बहुत सारी फ्रेश चीजें हमारी मार्केट में जो अवेलेबल है, एज इट इज उसी फॉर्म में हमें खानी होती है, कुछ सैलेड्स के फॉर्म में और कुछ सब्जियों को हम कुक करके, पका करके खाते हैं। और जिसमें कि आपको वेजिटेबल्स की 4 to 5 सर्विंग्स लेनी होती है, जिसमें आपका सलाद भी कवर हो गया, दोनों समय की सब्जियां और ब्रेकफास्ट में यूज की गए सलाद और सब्जियां आ जाती है। फल, फ्रूट्स भी, अगर फ्रूट्स आपको कभी डायबिटीज है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ फ्रूट्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस है, उसको छोड़ करके हाई फाइबर फ्रूट्स आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिनसे अच्छी मात्रा में आपको फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटेशियम मिलता है। फिर हार्ट हेल्दी फैट्स में गुड फैट्स और बैड फैट्स की बात होती है। तो ऑयल आप कोई सा भी इस्तेमाल करें, कुकिंग ऑयल, उसकी मात्रा को बस कम करने की आवश्यकता है। और वैसे बहुत फैंसी ऑयल्स आ गए हैं आजकल, राइस ब्रान ऑयल आ गया है, कैनोल, बहुत सारे ऑयल्स आ गए हैं, जिससे हम सफोला से जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स लिख कर ही दे दें कि आप उसी में खाएंगे, वो जरूर लें। पर अगर आप नहीं स्विच कर सकते किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो क्वांटिटी को रिड्यूस कर दे कुकिंग में। और कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारे नट्स के अंदर और सीड्स के अंदर होते हैं, जैसे तिल में, फ्लैक्स सीड्स में, चिया सीड्स में, इसको हम अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। बटर, वनस्पति और डीप फ्राइड फूड प्रोडक्ट जो हमारे इंदौर में, अगर जो लोग इंदौर के पार्टिसिपेंट सुन रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा हर संडे लगभग कुछ शॉप वाले जो होते हैं वो सुबह सुबह हर दिन हर रोज फ्राइड चीजें खाते हैं, तो प्लीज इसको अवॉइड करने की जरूरत है। इसके बाद में ग्रेन्स के ऊपर अगर हम आते हैं, तो बेसिकली तो हम लोग हमेशा से गेहूं की रोटी और चावल ही खा रहे थे, पर धीरे धीरे ब्राउन राइस का इंट्रोडक्शन हमारी डाइट में हुआ, ओट्स आने लगा, मिलेट्स के ऊपर काफी जोर देना शुरू हो गया। तो अपनी कंडीशन के मुताबिक आपको, क्योंकि अटेक्सिया के जो लोग हैं, अगर वो बहुत ज्यादा वॉक करके अपना खाया हुआ कैलोरी का अमाउंट जो है इक्वल टू आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट इक्वल होना चाहिए, अगर वो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो क्वांटिटी बहुत कम रखना होती है, पोर्शन साइज हम जिसको बोलते हैं उससे कम करना होता है। और फाइबर वाली, पूरा चोकर वाले आटे की रोटी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, आप चाहे गेहूं की लें, बाजरे की लें या ज्वार की रोटी लें। और रिफाइंड ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे मैदा और मैदे से बने प्रोडक्ट्स, उसको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। इससे आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में होगा। और लिमिट करने को कहा जाता है शुगर और स्वीट्स, क्योंकि अभी हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो शुगर और स्वीट्स ज्यादा कंज्यूम करने से भी हमारी शुगर की प्रॉब्लम अगर शुरू होती है, तो बीपी पर भी असर आएगा और धीरे धीरे सब एक से जुड़ी हुई रिलेटेड प्रॉब्लम है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो जाता है। इसलिए स्वीट को कंट्रोल करके कैलोरी की क्वांटिटी को हम मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत कम मात्रा में मीठा। कई लोग ये हमको एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरा मूड इतना खराब हो गया था कि बुरा मूड होता है तो मैं मीठा नहीं खाती, तब तक मुझे इरिटेशन होता है तो मैं खा लेती हूँ। तो ठीक है, सर ने जैसा कहा कि इतना सा थोड़ा सा खा लें, बस इतना सा ही खाएं कि मूड अच्छा हो जाए, अपने आप को समझाना है हमें, बस इतना नहीं खाना कि तबीयत खराब होने लगे। फिर जो ऑयली और मार्केट में मिलने वाला और पकने वाला मार्केट से लाया गया सामान है, जो डीप फ्राइड होता है, जो बार बार यूज करे हुए तेल में पकाया गया सामान होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए होते हैं। समोसा, कचौरी, आलू बड़े की मैं बात कर रही हूँ। ऐसी चीजों को बिल्कुल सम टाइम फूड कैटेगरी में रखना है, आपको स्वाद पता होना चाहिए बस। और कभी कभी आप खा रहे हैं, ऐसा आप रखिए। अगर आपको हार्ट की दिक्कतें हैं, बीपी है, या आपकी एज 35 के ऊपर है, अभी कोई समस्या नहीं है, तो हमें ऐसे हेल्दी ही बने रहना है। क्योंकि सिर्फ प्रोटीन सोर्सेज में घर का बना खाना, सर ने भी इस पर जोर दिया था, हम सब न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस भी यही कहते हैं कि इजीली अवेलेबल, सबसे हाइजीनिक और सेफ फूड घर का खाना। और इंडियन जो फूड थाली होती है हमारी, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, दही, छाछ और पनीर, जिसमें टोफू हो सकता है, हंग कर्ड हो सकता है, या फिर नॉर्मल सिंपल पनीर हो सकता है, इसका कंजम्पशन आपको करना है। दालों में
सारी खड़ी दालें, चना, मसूर, लोबिया, सब कुछ आपको शामिल करना होता है। इसके बाद में जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो बोला जाता है कि नॉन वेज फूड आइटम्स आर गुड क्वालिटी प्रोटीन, तो वो लोग उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं, पर उसका कुकिंग स्टाइल आपके हाथ में है। जो आपके लिए कुक कर रहे हैं वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑयल यूज करके ना कुक करें, ग्रिल्ड वे में या बहुत कम ऑयल यूज करके बनाया गया भी आपके लिए यूजफुल होता है, वही आपको खाना होता है। अब क्योंकि हमारे पास अटेक्सिया वाले दोस्त और फाइटर्स जुड़े हुए हैं जो अटेक्सिया से हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, लड़ रहे हैं, तो किसी को अगर चबाने में दिक्कत होती है, दांत हैं पर नहीं चबा पा रहे हैं, यहाँ के मसल्स में कुछ स्टिफनेस है, तो उनको सॉफ्ट और बहुत इजी टू स्वॉलो फूड सजेस्ट किया जाता है। किसी किसी को बिल्कुल स्लरी फॉर्म में फूड प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर कि खाना जरूरी है तो आप ऐसा खाएंगे। तो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में जो भी पका रहे हैं, बस ध्यान ये रखें, आपके अटेंडेंट्स के लिए है एक्चुअली ये मेरा कहना, कि जो पका रहे हैं अगर वो 1 पॉट मील है, मतलब खिचड़ी जैसी आइटम कोई है, तो कोशिश करें कि उसमें मैक्सिमम चीजें आप एक साथ में डाल दें, जैसे दाल, सब्जी और चावल और पनीर वगैरह भी, कुछ प्रोटीन सोर्स भी, और हर मील में पनीर का कोई सोर्स जरूर, प्रोटीन का कोई एक सोर्स जरूर शामिल करें, ताकि प्लेट पूरी अच्छी हो, बैलेंस्ड हो, और आपको एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी आपकी फुलफिल हो। फिर स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको कोई डिजीज है, जैसे आपको डायबिटीज है अगर किसी को, तो जब जब आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, तो जब जब आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, अर्ली डिनर्स के लिए सारे डॉक्टर्स कहते हैं, इसलिए लेट नाइट डिनर्स को बंद करके फ्रीक्वेंट मील्स पे आ जाएं। जब आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसके समय आपको मील्स अपनी मैनेज करना सीखना होता है अपने थेरेपिस्ट से, और उसको जरूर फॉलो करें। अगर आप बहुत लेट खाते हैं, मेडिसिन भी लेट लेते हैं, तो आपका पूरा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत मॉडरेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की रिक्वायरमेंट आपको होती है, प्रोटीन ज्यादा लेना होता है। मल्टीविटामिन और मिनरल रिच डाइट हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं हार्ट पेशेंट्स को भी, और अटेक्सिया विद हार्ट डिजीजेस वाले पेशेंट्स को भी। बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर्स होना चाहिए। अगर आपको कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, पेट साफ नहीं होता है आपका, तो आप इसको ये डाइट भी फाइबर रिच डाइट आपको लेना होती है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या कोई प्रॉब्लम है तो। फ्लूइड्स के लिए मुझे जो पता है, मेरे अटेक्सिया वाले साथियों से जिनसे मेरी बात होती है, फ्लूइड कंजम्पशन में पानी जो बहुत इजीली अवेलेबल है हमको, हम पानी नहीं पी रहे हैं ढंग से, आप लोग पानी नहीं पी रहे हैं ढंग से, और उसका रीजन जो मैं जानती हूँ, अच्छा तो नहीं लगता बोलने में, पर फिर भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब सुन रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपको वॉशरूम जाने के लिए लगता है कि बार बार कोई अटेंडेंट की हेल्प की जरूरत है, तो उसको हम परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए पानी हम बहुत कम पीते हैं। कहीं हम बाहर जाते हैं, डॉक्टर्स के जाते हैं, तो नर्वस रहते हैं ऑलरेडी कि हमारे पीछे घर वालों को बहुत मैनेज करना होता है, तो हम उस समय भी पानी इसलिए आप लोग नहीं पीते, तो आपकी बॉडी में थोड़ा हाइड्रेशन लेवल जो है आपका डिस्टर्ब हो जाता है, और उस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, स्ट्रेस भी होता है, कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड भी इसलिए होते हैं। जब तक आप घर में हैं, प्लीज अच्छे से पानी पिए, क्योंकि 7-8 ग्लास पानी तो हर व्यक्ति को पीना ही चाहिए मिनिमम। उसके अलावा फिर आपका जैसा डाइट और मेडिसिन और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो आपके लिए जरूरी होता है। अब ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2 तरह के फूड पिरामिड्स हैं। पहला पिरामिड तो हम हेल्दी पर्सन को प्रिस्क्राइब करते थे, कुछ समय पहले तक हर व्यक्ति के लिए ये लागू होता था, जिसमें सीरियल्स बहुत सारे, उससे कम मात्रा में प्रोटीन, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर आएंगे, होल ग्रेन्स बहुत सारे, फिर थोड़ी कम मात्रा में प्रोटीन, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसके बाद फैट्स, ऑयल, स्वीट डिश का टर्न आता था। पर हमारे को अगर अटेक्सिया है और हमें अटेक्सिया के साथ साथ में हार्ट डिजीजेस भी हैं, तो जो दूसरी साइड का पिरामिड आप देख रहे हैं, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और बहुत सारा फाइबर भी है, ये हमें ज्यादा लेना है क्योंकि सबसे नीचे बेस में वो है। उससे थोड़ी कम मात्रा में आपको सीरियल्स लेना है। फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वो ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग वगैरह भी ले सकते हैं, डॉक्टर से पूछ करके। हम डाइटिशियंस भी अगर किसी का डाइट प्लान करते हैं, तो जिस डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे पूरी आपकी कंडीशन को समझ करके कितना आपके लिए प्रिस्क्राइब करना है, उनसे पूछ के उनकी परमिशन से ही लिखते हैं। इसलिए कभी भी गूगल पर देख करके बने बनाए किसी फॉर्मेट को फॉलो करके ये ना समझे कि हम बहुत हेल्दी और बैलेंस डाइट ले रहे हैं, और सबसे कम मात्रा में फिर इसमें आखिरी में फैट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं।
तो ये हमारा पैटर्न होता है हार्ट हेल्थ के लिए। हम ये वाली डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। जो प्लेट देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, अगर इसको हम 4 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके क्वार्टर पोर्शन में प्रोटीन सोर्सेज हैं, क्वार्टर के अंदर चपाती, राइस, सीरियल्स कह सकते हो आप, और आगे नीचे का जो हाफ है उसके अंदर गुड फैट प्लस गुड फाइबर और फ्रेश विटामिन मिनरल के सोर्स जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। इसकी नेक्स्ट प्लेट में भी आप इसी तरह से देखेंगे कि आधा पोर्शन पूरा फ्रूट्स वेजिटेबल्स, यानी जो ईश्वर हमें जिस फॉर्म में चीजें दे रहा है उस चीज से आधी प्लेट भरी हो हमारी, फिर छोटा सा पोर्शन सीरियल्स का है, और फिर दालें उसके अंदर हैं, प्रोटीन सोर्सेज हैं, नट्स, सीड्स, ऑयल, शुगर, सब आप मात्रा देख सकते हैं। हमारी हार्ट हेल्थ के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट ये हो जाती है। फिर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए जो न्यूट्रिशन और जो बिल्कुल स्पेशल फूड जिसको बोला जाता है, जो पावर फूड्स कहा जाता है जिनको, वो सब देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। दोनों स्लाइड में लगभग एक ही चीज है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें क्या मिलता है आपको। जैसे अगर आप राइट साइड की स्लाइड देखें तो उसमें फिश है, बेरीज है, पर उससे आपको क्या मिलेगा? एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। कोई चीज आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है तो कोई चीज आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, कोई आपको हाई फाइबर प्रोवाइड कर रही है तो कोई गुड क्वांटिटी में एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, कोई आपके मूड स्विंग्स पर काम कर रही है, जैसे डार्क चॉकलेट लिखा है। ड्राई फ्रूट्स के लिए मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था इस वेबिनार से पहले कि हम कितना ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। मेरे टेबल पर बॉक्स रखा रहता है, मैं तो बहुत सारे खाता हूँ। तो ऐसा है कि एक मुट्ठी में जितना आता है ड्राई फ्रूट उतना हम हेल्दी व्यक्ति को बोलते हैं। उसको ही सोक करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है अमाउंट में, जब पानी पी लेता है तो बढ़ जाता है। पर अगर आप हार्ट पेशेंट भी हैं अटेक्सिया के साथ साथ, तो वॉलनट्स ज्यादा, आलमंड्स कम, और काजू कभी कभी खाते हैं। अगर आप दिन भर काजू को चना जैसे खा रहे हैं तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है वो। इसलिए पूछ करके, डॉक्टर से बात करके आप अपने डाइट में इसको शामिल करें। फिर कुछ हेल्दी फूड्स हैं, कुछ अनहेल्दी फूड हैं। अनहेल्दी में सारे जंक आ गए। जैसे कि अभी हमको सर ने भी बताया कि शाम को 6 बजे के बाद सर घर से बाहर ही नहीं जाते। किसी फैमिली वेडिंग में भी वो सुबह जा करके आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे मिले और उनको विश करके आ गए, ताकि कोई अनहेल्दी चीज उनके अंदर ही ना जाए। वो शामिल नहीं हुए कार्यक्रम में, ऐसा नहीं था, वो शामिल हुए पर उन्होंने अपने आप को बचा लिया बहुत सारी अनहेल्दी चीजें अपने पेट में जाने से। तो ये जो माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस है, 3 सेकंड लगते हैं। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट कर दें, जो भी कुछ खा रहे हैं उससे जस्ट पहले अपने आप को अलर्ट कर दें। जो भी चीज हमारे सामने है, अभी जैसे मेरे पास में एक जेम्स का पैकेट है, तो ये सेशन के जस्ट पहले मैंने जेम्स का पैकेट खोल रही थी। तो आदत ऐसी है कि पूरी ऐसे ऐसे करो, 4-5 आ जाए तो जेम्स खा लो एक बार में। पर क्योंकि माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस हम भी करते हैं, हमारे ऊपर भी लागू होती है, तो फिर जो फेवरेट कलर की थी सिर्फ वो वाली खाई, बाकी मैंने अंदर डाल दी वापस पैकेट में। तो ये हमें करना आना चाहिए हर फूड प्रोडक्ट के साथ, हर चीज, हर डिश, हर कुछ खाने के पहले कि आप क्या खा रहे हैं, वो हेल्दी है या अनहेल्दी आपकी बॉडी के लिए। जो चीज आपको प्रिस्क्राइब्ड है वो आप अच्छे से खाएं, पर अति में ना खाएं, और जो चीजें आपको बैन है, मना है, उसको आप बहुत सोच समझ के खाएं। अच्छा, ये जो 2 स्लाइड आपके सामने आप देख रहे हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए जो फूड है, आप देखेंगे तो लगभग वही सारे फूड ब्रेन के लिए भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जैसे एवोकाडोज हो या ब्लूबेरीज हो, डार्क चॉकलेट होती है, हल्दी, लोग हल्दी वाला दूध, काली मिर्च वाला दूध कितना पी सकते हैं, कितनी बार पी सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी मुझसे पूछते हैं। हमारे अटेक्सिया के फाइटर्स ही हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि ब्रोकोली सूप में आलमंड कितना डालूं। तो आपको अपना वाइजली कुकिंग करनी है, 2, 3, 4 ही डालने हैं उसके अंदर, आप कटोरी भर के नहीं डाल सकते, फिर वो आलमंड सूप हो जाएगा। तो सुपर फूड जरूर है आपके लिए, पर इन सब की बहुत मिनिमल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है। इसलिए बहुत माइंडफुली किसी से पूछ करके आप अपनी प्लेट को चूज करें। अगर आपको जिंदा रहना है तो आप कुछ भी खा सकते हैं। अगर आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, आपकी कंडीशन को मेंटेन रखना है, हेल्थ को, और जो प्रॉब्लम्स आप आज फेस कर रहे हैं वो और बढ़ने नहीं देना है, तो बहुत हेल्दी खाना है हमको और बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। जो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिस तरह की कंडीशन में आज हम हैं, जितनी एक्सरसाइजेस हमारे लिए पॉसिबल हैं हम उसको कर सकते हैं। जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसके लिए विचार करके अपने आप को डिस्टर्ब ना करें, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन था क्योंकि, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है आप ही के रिक्वेस्ट पर।
मुझे सुबह तक भी मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत सारी सीड्स होती हैं, कुछ हार्ट हेल्दी सीड्स होती हैं, कुछ बीपी के लिए अच्छी सीड्स होती हैं। तो ये मैंने स्क्रीन पे जो पिक्चर आपको दिखाई, आप इसका पिक्चर ले सकते हैं सब लोग। सब सीड्स अलग अलग हैं, किसी में ओमेगा 3 6 है, तो ये गुड फैट होता है, आप इसको खा सकते हैं हार्ट हेल्थ के लिए। फ्लैक्स सीड्स को कच्चा खाएं या भून के खाएं। अगर आपको चबा चबा कर खाना है तो हल्का सा रोस्ट करना पड़ता है, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अफेक्ट होती है। कुकिंग करने से किसी भी चीज का, रॉ सीड कोई भी हो, उसकी कुकिंग कोई भी प्रोसेसिंग आप करेंगे तो हल्का सा उसका न्यूट्रिशन चेंज हो जाता है। पर अगर आपको चबा कर खाना है तो आप रोस्ट करेंगे, अगर आपको पाउडर फॉर्म में खाना है तो आप रॉ को भी पाउडर बना के खा सकते हैं। फिर ये जो बाकी सीड्स आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको कच्चा भी खाया जाता है, इनको कोई रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई इम्यूनिटी बूस्टर है, तो कोई एंटीऑक्सीडेंट दे रही है, तो कोई बोन्स के लिए अच्छी है। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेक करके फिर कंज्यूम करें कि आपको क्या खाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाटर, पानी। पानी के लिए मैं बोल चुकी हूँ कि हम लोग अपनी कंडीशंस की वजह से मजबूरी में कई बार अपने अटेंडेंट्स को, अपनी मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहते कि बार बार उन्हें उठा करके वॉशरूम तक ले जाना पड़ेगा, इसलिए पीता ही नहीं हूँ मैं पानी। तो ऐसा मत करिए। आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप हेल्दी खा रहे हैं उसको अच्छे से एसिमिलेट होने में, डाइजेस्ट होने में, अब्जॉर्ब होने में, जहाँ रिक्वायर्ड है वहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मीडियम है वो वाटर है, ब्लड है। अगर आप पानी कम पियेंगे तो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। वैसे भी हमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है अटेक्सिया होने के साथ साथ, अटेक्सिया है इसलिए, और 70% हमारी बॉडी वाटर से बनी है। तो अगर हम स्टिफनेस के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं तो थोड़ी अपने आप के साथ बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अल्कोहल और स्मोकिंग तो आप बिल्कुल भी नहीं करते, तो नहीं करना चाहिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना है, जितना हमारे हद में है और जितना हमारे लिए पॉसिबल है हमको वो वर्कआउट जरूर करना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिल करके। अब सर ने भी मन की बात कही थी, तो थोड़ी मन की बात मैं भी कहना चाहूंगी। बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी भी हमारे पास और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे पास, तो आप चूज करें अब कि क्योंकि पूनम से भी बात की आपने, क्योंकि सर से भी बात की आपने, आपके हाथ में है। आपको नेगेटिव जोन में रहना है, आपको हमेशा लेजी हो गया हूँ, नहीं होता मुझसे, दुखी हूँ मैं, मुझे अटेक्सिया है, मुझे हार्ट डिजीज है, इस जोन में रहना है, या फिर मुझे अपने आप को जॉयफुल, हैप्पी, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रखना है, ये आपके ही हाथ में है। आपको सर ने ऑफर भी किया कि आप हार्ट क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। मैं सबको लिंक भी शेयर करूंगी, जरूर ज्वाइन करिए। उसमें बहुत सुंदर सर के थॉट्स आते हैं, बहुत सुंदर पेशेंट्स की कहानियां आती हैं। बुक रीडिंग वाले क्लब से जो सर जिस्ट बताते हैं, समरी बताते हैं, हमें उससे प्रेरणा मिलती है। कुछ हॉबी किसी के पास अगर नहीं है आपके पास, वैसे हमारी कुछ ऐसी हॉबीज हैं जो अटैक्सी होने की वजह से रेस्ट्रिक्ट हो गई हैं, हम नहीं कर सकते, फुटबॉल नहीं खेल पा रहे, क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए अपनी हॉबी को, कुछ नई चीजों में इंटरेस्ट खोजने की कोशिश करिए। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में परेशानियां कम है, परेशानियां आती हैं, पर हमारे पास दूसरी पॉजिटिव चीजें बहुत सारी हैं जिसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और जिससे हम मोटिवेट होते हैं। एक किताब भी अगर हम पढ़ते हैं तो उससे सचमुच वो एक किताब इतना अच्छा साथी बन सकती है हमारे दिमाग में, इतनी सुंदर नए नए विचारों, नई नई ज्ञान वर्धक चीजें दे जाती है कि हमें मोटिवेशन बना रहता है हमारा आगे बढ़ते रहने का। अब आपके हाथ में है अच्छा सोचना, अच्छे लोगों के साथ रहना, पेशेंस के साथ काम करना। एम्पैथी को सर ने भी कवर किया। सर ने जो टिप्स दिए लास्ट में कि जिसमें था गुड फॉर यू, ये थिंकिंग के साथ हर किसी के साथ रहना, और दूसरा था इट्स नॉट अ बिग डील, तो ये मैं उसमें लूंगी जो एम्पैथी और हीलिंग में हमको बहुत हेल्प करेगा। अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखिए, जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो सुविधाएं अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही सही, आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप हाथ में किताब लेके आंखों की दिक्कतों की वजह से रीडिंग नहीं कर सकते तो कुछ ऑडियो बुक्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कुछ स्टोरीज हैं, बहुत पुराने सुंदर सुंदर राइटर्स हैं, जैसे शरद चंद्र जी की कहानियां हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। उन कहानियों को आप सुन सकते हैं ईयरफोन्स लगा के। आप देखेंगे, आप जब सुनते जाएंगे तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी में एक और नया शेप आएगा, आपको उस तरीके की पॉजिटिव चीजें फिर अपने आप ही मिलती रहेंगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपने अंदर हर तरह की पॉजिटिव थिंकिंग को बना के रखें, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखें, अपने मॉरल को प्लीज डाउन ना होने दें।
हम जैसे कुछ लोग हैं जो आपका हित चाहते हैं हमेशा, और बहुत चाहते हैं आपको अंदर से, हर बार कोशिश करती है स्वस्ति भी, मैं भी स्वस्ति से जुड़ के यही चाहती हूँ कि सब लोग बैठे साथ में बातचीत करें। जरूरी नहीं कि कोई डॉक्टर या एक्सपर्ट टॉक हो, कभी यूं ही जनरल बातचीत कर सकते हैं हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि एक दूसरे से शेयरिंग हो सके। बस इसी के साथ अब मैं बोलना बंद करती हूँ, लगता है समय बहुत होता गया है। तो थैंक यू सो मच मंजरी जी। अवेयरनेस सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर भरत को धन्यवाद कहना चाहूंगी, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। उनकी लास्ट की चवन्नी में तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। पहले में बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे आगे सामने, पर फिर मुझे लगा कि मन को कंट्रोल करने से बेहतर कुछ चीज नहीं है, कोई भी मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। और डॉक्टर पूनम आपने भी बहुत अच्छे से हमें डाइट के बारे में बताया। मैं आपसे एक चीज पूछना है कि जैसे आपने कहा वाटर का इंटेक ज्यादा करना चाहिए, पर यदि वाटर की जगह हम लिक्विड डाइट ज्यादा ले तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, लिक्विड को भी हम वाटर में ही काउंट करते हैं, पर अगर आपको डॉक्टर्स ने बताया तो गूगल में देख करके मन से कुछ भी जूसेस या कोई नया नया हर्बल ड्रिंक बना के पीने से पहले एक बार बात कर लीजिए। क्योंकि हम भी अपूर्व सर से बात करते हैं, जब आप कोई भी डाइट मुझसे पूछते हो तो मैं इंडिविजुअल पेशेंट की हिस्ट्री पूरी सर से समझ करके सर से पूरा गाइडलाइन सर जो बताते हैं उसके मुताबिक ही लिखूंगी। मेरा ज्ञान अलग और सर की गाइडलाइन जो सर दे देते हैं हाईलाइटेड कि इनको इतना ही बताना है, क्योंकि किसी किसी को लिक्विड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। किसी को सर ने कहा है इनको बहुत कम देना है, गिन गिन कर जो पानी पीते हैं नाप नाप कर, तो इसलिए सबके लिए अलग अलग है, एक जैसा किसी पर भी नहीं होता। अगर हम डॉक्टर रावत सर के किसी केस के साथ भी काम करेंगे तो सर से पहले बात करेंगे कि सर इन्हें कैसी डाइट देना है, जो सर बोलेंगे, जो कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे वही हम फिर लिख कर देते हैं। तो इसलिए प्लीज गूगल पर कभी नहीं जाए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज डाइट मिल जाएगी, इस भ्रम से बिल्कुल बाहर निकल जाएं। सबकी बॉडी अलग है, सबकी कंडीशन अलग है, सबको अलग अलग रिक्वायरमेंट है खाने की। ओके। और डॉक्टर भरत, मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि अटेक्सिया में जो हार्ट प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मल प्रॉब्लम से कोई डिफरेंट होती है या सेम ही? उनको मैनेज कैसे किया जाए इन्हें? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अटेक्सिया के मरीजों को कार्डियोमायोपैथी टाइप की बीमारी होती है, हाँ, जिसका इलाज हार्ट अटैक के मरीजों से अलग होता है। तो ये हार्ट अटैक नहीं होता है, और अटेक्सिया के मरीजों को हार्ट अटैक का कोई एक्स्ट्रा रिस्क भी नहीं होता है। लेकिन हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट की मसल्स कमजोर हो सकती है और उसका दवाइयों से इलाज होता है। ओके। तो इन्हें वो अटेक्सिया पेशेंट है, यदि अटेक्सिया पेशेंट हो तो भी आपसे अगर या किसी भी डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं, लेकिन वो इको से पता पड़ता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। बहुत कम अटेक्सिया के मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लेट मी टेल यू, सबको नहीं होती है। नहीं, पर फ्रेडरिक अटेक्सिया में काफी लोग हाँ, फ्रेडरिक अटेक्सिया के अंदर ज्यादा होता है। हाँ, सारे अटेक्सिया में नहीं होता है, फ्रेडरिक अटेक्सिया में थोड़ा ज्यादा हाँ, होता है, और वो इको से पता पड़ जाता है। अच्छा। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा।